नमस्कार। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे दिल्ली की, और दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल सरकार की, और सरकार में भी रोडवेज की जो लो फ्लोर बसें, वो भी 1000 खरीदने का सौदा किया गया था, उनके मेंटेनेंस का सौदा किया गया था। उसमें गड़बड़ियों की, घोटाले की, और लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना ने इस मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। बल्कि कहना चाहिए कि इसकी जांच सीबीआई को देने का फैसला कर दिया है। ऑलरेडी जो नई शराब नीति थी और उसमें जो घोटाले हुए, उसकी जांच सीबीआई के सुपुर्द है। सीबीआई ऑलरेडी उसमें मनीष सिसोदिया के यहाँ 14 घंटे तक सर्च और पूछताछ कर चुकी है। इसके बाद ईडी उसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। 30 जगहों पर छापे पड़ चुके हैं। अब ये दूसरा मसला है लो फ्लोर बसों की खरीद में हुए घोटाले का, और इसमें एक 3 सदस्यीय समिति बनी थी। उसी ने एक्चुअल में ये पुष्टि की थी कि गड़बड़ियां हुई हैं। तो इस मामले की जांच भी सीबीआई को गई है, लेकिन अपनी आदत के अनुसार केजरीवाल सरकार ने इसको भी मजाक में उड़ाने की कोशिश की है, ये कहते हुए कि हम तो टेंडर रद्द कर चुके हैं, बसों की खरीद तो हुई ही नहीं है, तो घोटाला कहां से हो गया। और उल्टे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर पर ही भ्रष्टाचार के आरोप मढ़ने में लगे हुए हैं, जैसी इनकी अब तक फितरत रही है कि जो इन पर आरोप लगते हैं उनके सीधे जवाब नहीं देते हैं, बल्कि पलटवार करके आक्रामक होने का एक प्रहसन दोहराते हैं और चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ जाने माने आर्थिक मामलों के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के वकील, टेक्नो एक्सपर्ट साहब जुड़ रहे हैं। विजय जी को करके चर्चा आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। विजय जी, समझाइए दिल्ली में हो क्या रहा है। ये दिल्ली किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, और जो अरविंद केजरीवाल और इनके संगी साथी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, वो एक के बाद एक भ्रष्टाचारों की जद में क्यों आते जा रहे हैं। ओंकार जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत स्वागत है आपका। ओंकार जी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके प्रोग्राम में पिछले कुछ हफ्तों में जो मैंने भविष्यवाणियां की थी वो सब सही होती जा रही है। ये सुख की बात है, दुख की नहीं। क्योंकि देखिए, आप अगर किसी भी सिस्टम को, जिन्होंने संस्थाएं चलाई हैं, जिन्होंने डिपार्टमेंट चलाए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी बड़े बड़े राजनीतिक और आर्थिक फैसले लिए हैं, कुछ चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं कि क्या होने वाला है और कैसे हुआ होगा। क्योंकि प्रोसेस हर जगह सबको पता होता है, और जब डेविएशन होता है तो क्यों होता है और किस लिए होता है, ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है जी। पहले हमने दिल्ली में हेल्थ केयर का, मतलब कि स्वास्थ्य विभाग का देखा तमाशा, फिर हमने एक्साइज पॉलिसी पे तमाशा देखा, फिर अभी तो सर एक रिपोर्ट और आनी बाकी है, वो है दिल्ली के स्कूलों की और वहां के कंस्ट्रक्शन की, जिसकी ऑलरेडी एलजी साहब ने चीफ सेक्रेटरी को दिए हुए हैं। देखिएगा, वो भी निकल के आएगा। और आपको याद होगा, जब हम एक्साइज की बात कर रहे थे तब उस समय भी मैंने कहा था कि अभी तक आपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पे नजर नहीं डाली है, अभी वहां देखिएगा। क्योंकि देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर आप सीएजी की रिपोर्ट पढ़ते
और जिस तरह से दिल्ली सरकार की पॉलिसी और काम करने के तरीके हैं, अगर आप उनको आमने सामने रख के अगर काम देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं सिस्टम को बाईपास करने की जानबूझ के कोशिश की जा रही है। नहीं तो सीएजी के रिपोर्ट्स में इस तरह के आक्षेप या इस तरह की ऑब्जर्वेशंस नहीं आनी चाहिए थी। कोई भी ऑडिटर वो जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशंस, वो तभी करता है जब वहां पे अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। जी नहीं, ये कोई भी ऑडिटर ये नहीं कह सकता कि साहब आपने करप्शन किया, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। लेकिन ऑडिटर ये कह सकता है कि साहब ये आंकड़े मेल नहीं खा रहे हैं, ये ना 2+2 4 होना चाहिए, या तो कहीं 3 दिख रहा है, कहीं 3.5 दिख रहा है, कहीं 4.5 दिख रहा है, ये 2+2 4 नहीं समझ में आ रहा है। सही। तो ये एक काम ऑडिटर का होता है, और जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उनमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। और अभी मैं आपको बता देता हूं आप ही के माध्यम से, 800 करोड़ का एक और घपला निकल सकता है, 500 से 800 करोड़ का। अब आप कहेंगे ये कहां से आंकड़े आ रहे हैं? इस सीएजी की रिपोर्ट में अगर आप ध्यान से देखें कि बहुत सारे ऐसे खर्चे किए हैं केजरीवाल सरकार ने जो सही हेड में अकाउंटिंग नहीं की गई है। जी और मुझे लगता है वो ज्यादातर जो ये खर्चे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट, या जिसको कहते हैं कि जिसका कोई हेड बहुत क्लियर नहीं है, जहां एलोकेशन नहीं है, वहां पे होगा। और मुझे लगता है जो पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के हर राज्यों में जो केजरीवाल साहब के ऐड चल रहे थे, किसको दिए गए, किस रेट पे दिए गए, क्या उसका था, अगर इस पे एक जांच बैठ जाए तो समझ में आ जाएगा वो 500 से 800 करोड़ गए किधर। तो एक अभी हमें इंतजार है। आज तो हम बात कर रहे हैं डीटीसी की, जी अगला जी चर्चा करेंगे शायद तब तक दिल्ली के स्कूलों की कंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट आ जाएगी, और उसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, किस तरह से टेंडर दिए गए और किस रेट पे दिए गए, क्योंकि उसकी भी बेंचमार्किंग अगर की जाएगी तो वहां भी बहुत कुछ निकल के आ सकता है। जी तो जी ये जी आज है। तो जो आपने आज कहा कि जो एलजी साहब ने दोबारा इसको एक सीबीआई की रिपोर्ट के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए रिपोर्ट फॉरवर्ड करी है, तो सर ये बिल्कुल वही का वही रिपीट है, रीटेक है जो एक्साइज पॉलिसी में था। चीफ सेक्रेटरी साहब की रिपोर्ट एलजी साहब को गई, एलजी साहब को अपने पास वो रिपोर्ट रख के उस पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि इरेगुलरिटीज हुई हैं, तो ऑब्वियसली जब एलजी साहब खुद तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे नहीं, तो जो भी सही एजेंसी है उसके पास उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया कि अगर ये इरेगुलरिटीज तो पता करके बताइए क्या हुआ था, कौन इन्वॉल्व था, जो लॉजिकल कदम था। तो मुझे लगता है कि एलजी साहब ने कुछ गलत नहीं किया, और उस रिपोर्ट को अगर वो रोक लेते या उस पर बैठ जाते तो वो गलती होती। लेकिन समझने की बात यह है कि पिछली बार भी एलजी साहब की रिपोर्ट में यह कहा गया था इरेगुलरिटीज हुई हैं, इस बार भी कहा गया, तो क्या राज्य सरकार या तो कानूनों को समझती नहीं है, या अधिकारियों से बात नहीं करते हैं, या उनके सुझावों को और उनकी बातों को अनदेखा करते हैं? अब ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। विजय जी, हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि टेंडर में किस तरीके से घपले घोटाले होते हैं, कराए जाते हैं, चीज़ें तय कर दी जाती हैं, मैनिपुलेशन हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें तो ठीक हैं। लेकिन नई आबकारी नीति में तो एक स्टिंग भी सामने आ गया था, और उसमें तो बाकायदा उसने कहा कि हमने तो कच्ची बस्ती के टेंडर जो है वो अ, लिए थे, और उसमें हमने 250 करोड़ इनको पे किया था, मेज के नीचे से दिया था, और हमसे 6% और मांगा गया था। तो वो सब अपनी जगह है। लेकिन इसमें लो फ्लोर बसों की खरीद के मामले में ये कह रहे हैं कि साहब टेंडर तो रद्द हो गया है, बसें तो खरीदी नहीं गई हैं, घोटाला तो हुआ नहीं है। इनके इन तर्कों या कुतर्कों से आप कितना सहमत या असहमत हैं?
देखिए, अपने आप में सवाल ये उठता है कि जब टेंडर निकला, आपने पूरी प्रक्रिया शुरू करी, आपने कंसल्टिंग एजेंसी को इन्वॉल्व किया, आपके अधिकारियों ने टाइम लगाया, दिल्ली की जरूरत भी है बसों की, सब कुछ होने के बाद टेंडर कैंसिल क्यों किया गया? सवाल ये आता है, क्या आपने गलत चीज मांगी थी या आपको लगा कि जरूरत नहीं है? मैं जनता अपने दर्शकों के लिए एक छोटा सा आंकड़ा डीटीसी के बारे में बता देता हूं, तो समझ जी। में आएगा कि ये मुद्दा कितना गंभीर है। देखिए, डीटीसी के पास आज करीब 7,200 बसेस हैं। दिल्ली की सड़कों पे जो बसें हैं वो 7,200 बसेस हैं, जिसमें से करीब 3,900 बसें हैं जो डीटीसी ऑपरेट करती है और करीब 3,300 बसें हैं जो क्लस्टर स्कीम के अंदर आती हैं। और करीब 150 बसेस पिछले दिनों हमने देखा था इलेक्ट्रिकल बसेस दिल्ली में जुड़ी थी। इस साल और अगले साल के बीच में करीब 2600 बसें रिटायर होनी है, मतलब उनकी लाइफ पूरी हो गई है, उनको रिटायर होना होगा दिल्ली की रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। इसका मतलब यह है कि अब आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली के अंदर अचानक जो डीटीसी के पास 3,900 बसें थी, उसमें से 2600 बसें चली जाएंगी तो सिर्फ 1,300 बसें बचेंगी। जी। निश्चित रूप से दिल्ली के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब यह है कि या तो डीटीसी और बसें ले या क्लस्टर की बसेस और दी जाए। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप पूरा दिल्ली का जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो आप टेक्निकली प्राइवेटाइज कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीएजी का ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि दिल्ली के अंदर जो डीटीसी है, जो एसेंशियल सर्विस है, जिसको आप ये समझिए सर कि दिल्ली के अंदर जो डीटीसी सिस्टम है, अगर उसको ढंग से चलाया जाता तो वो प्रॉफिटेबल सिस्टम होता, क्योंकि क्लस्टर वाले भी तो बसें चला रहे हैं। जी। लेकिन आज दिल्ली के जो हमारे डीटीसी का सिस्टम है, ये डीटीसी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई है। और जैसा हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि दिल्ली के डीटीसी के ऊपर करीब 30,000 करोड़ के आसपास का घाटा है। जो पूरे दिल्ली में जितना पब्लिक सेक्टर घाटा करते हैं दिल्ली सरकार के, उसका सिर्फ एकमात्र डीटीसी जो है वो 99.74% घाटा सिर्फ एक संस्था करती है, वो है डीटीसी। जी। और उसके बाद भी हमने इस सरकार के तरफ से देखा कि हम फ्री बसेस पास देंगे, मतलब आपकी बसें कंडम हो गई हैं, आपने डीटीसी को रिकैपिटलाइज नहीं किया, डीटीसी में आपने पैसा नहीं लगाया, डीटीसी की हालत इतनी खराब है कि 30,000 करोड़ के आसपास का घाटा डीटीसी और दिल्ली पावर कंपनी का है। लेकिन आपने बिजली फ्री और डीटीसी बसेस पे फ्री का लॉलीपॉप और फ्रीबीज नहीं छोड़े। मतलब आपने पूरी तरह से जो जनता के पैसों से बनाए हुए संस्थान थे उनको बर्बाद करके छोड़ दिया। अब इनकी रिक्वायरमेंट यह है कि अगले साल तक दिल्ली की सड़कों पे 12,000 बसेस होने चाहिए, ये आम आदमी कहते हैं, आम आदमी सरकार कहती है। लेकिन हकीकत मैंने आपको ये बता दी कि इनके पास 1,300 बसें हैं और बाकी इनको प्राइवेट सेक्टर पे या क्लस्टर डिपेंडेंट बसेस लानी पड़ेगी। अगर यानी समस्या ये जी, जानबूझ करके खेल किया जा रहा है। ताकि क्या होता है ना, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है सर। जब आप पैनिक क्रिएट करते हैं, इमरजेंसी क्रिएट करते हैं, तो आपको एक डिस्क्रिशनरी पावर मिल जाती है कि आप फटाफट करिए क्योंकि अब क्राइसिस हो रहा है। आप दिल्ली में पिछले 7-8 साल से सरकार चला रहे हैं, आपने आज तक सिस्टमेटिक वे में हर साल 500 बसें क्यों नहीं प्रोक्योर करी? क्यों नहीं करी? आपके पास तो पैसा तो सरप्लस था ना दिल्ली का। आप तो कह रहे हैं कि दिल्ली प्रॉफिटेबल सरकार है, हमारे पास बहुत पैसा है। आप फ्रीबीज बांट रहे हैं लेकिन दिल्ली की जनता के लिए बसें नहीं ला रहे। तो समस्या यह है कि ये जानबूझ के सिस्टम में पैनिक क्रिएट किए जाते हैं ताकि आप इमरजेंसी में, जैसे आपने देखा होगा कोविड के समय में बहुत सारे लोगों ने कोविड इमरजेंसी का फायदा उठाया। जहां एम्बुलेंस को 1,000 रुपए लेने चाहिए थे, लोगों ने 50-50 हजार रुपए लिए। नरभक्षी तो यहां बहुत है इस देश में, जनता का शोषण करने वाले ऐसे गद्दार लोग बहुत हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें इस बात को समझना होगा कि ये इमरजेंसी क्यों क्रिएट की गई
और मजे की बात यह है कि जब डीटीसी के अंदर आपने एक मंत्री को चेयरमैन बनाया, देखिए इसमें इंटरेस्टिंग एंगल क्या है। आपने अपने मंत्री को डीटीसी का चेयरमैन बनाया और आपने टेंडर प्रोसेस शुरू किया। अगर आपके मंत्री जी ने सही काम किया था जो डीटीसी के चेयरमैन थे, तो आपको टेंडर क्यों कैंसिल करना पड़ा? या तो आपके मंत्री जी ने काम खराब किया था जिसके कारण केजरीवाल साहब को लगा नहीं ये टेंडर कैंसिल होना चाहिए, तो मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनको आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हटाना चाहिए था, लेकिन आपने वो नहीं किया। या मंत्री काबिल थे लेकिन नीयत कुछ और थी और वो जब एक्सपोज होने लगी तो आपने टेंडर वापस कर लिया। तो या तो ये दो कारण हो सकते हैं, या तो इनकॉम्पिटेंसी थी कि टेंडर ही गलत बना, गलत प्रोसेस फॉलो किया गया, या टेंडर सही था, तरीका गलत था, नीयत खराब थी। नहीं तो टेंडर वापस लेने का कोई कारण नहीं था। पहली बात। इंटरेस्टिंग चीज क्या है सर, अगर आप टेंडर डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं उसमें एक जगह साफ लिखा हुआ है कमेटी विल डिसाइड। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कमेटी विल डिसाइड द डिस्प्यूट ऑन केस टू केस बेसिस। जी जी जी। आपको याद होगा कि हर बार आपके प्रोग्राम में मैं एक चीज कहता रहा हूं कि जब तक डिस्क्रिशनरी पावर रहेंगी तब तक करप्शन रहेगा। अगर आप केस टू केस बेसिस क्यों करो, आप ये कहते कि भाई जो भी अफेक्टेड पार्टीज हैं सबका प्रेजेंटेशन होगा, एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जिसमें दोनों के नुमाइंदे होंगे और जो एक्सपर्ट कमेटी फाइनल डिसीजन लेगी वो मान्य होगा। लेकिन जो कमेटी मंत्री जी बनाएंगे वो कमेटी केस टू केस बेसिस पे फाइनल डिसीजन देगी, तो सर करप्शन का रास्ता तो यही खुल गया। तो आप क्या कोई भी नुमाइंदा या आपका खास आदमी आके कह देगा जी देखिए मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अभी ये टेंडर वापस क्यों हुआ इसकी जानकारी अभी तक दिल्ली सरकार ने नहीं दी है कि उन्होंने क्या खामियां पाई इस टेंडर में जिसके कारण ये प्रक्रिया को रद्द करना पड़ा। मुझे लगता है इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि जो 890 करोड़ जो टोटल टेंडर है वो करीब 890 करोड़ का है 1000 बसेस का, और अभी बसेस नहीं आई हैं, बसेस का भी आना बाकी है, लेकिन आपने उसी कंपनी को 350 करोड़ का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। जी जी। यही खेल है। किस लिए? क्या आपकी बसों की गारंटी नहीं है? आज आप कार भी खरीदते हैं तो उसमें 6 सर्विस, 5 सर्विस, 8 सर्विस तो फ्री मानी जाती है। बिल्कुल। तो साल भर का तो आपका 1.5 साल का तो काम चल ही जाता है। तो आप बाद में बसेस का टेंडर करते अलग से, और हो सकता है कि आपको कोई और कंपनी दे देती अच्छा टेंडर। तो ये कहीं ना कहीं इसमें डिटेल की जानने की जरूरत है कि टेंडर क्यों कैंसिल किया गया, क्या कारण थे, केजरीवाल साहब ने इसको टेंडर को क्यों रोका जब आपको बसें चाहिए थी, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ईमानदारी से हो रहा है हमारी सरकार में। तो फिर एलजी साहब की रिपोर्ट में यह क्यों कहा गया कि आपके टेंडर प्रोसेस में भी इरेगुलरिटीज थी? मान लीजिए अगर टेंडर प्रोसेस में इरेगुलरिटीज नहीं पकड़ी जाती तो फिर तो जो लीकर घोटाला हुआ है वैसा बस घोटाला हो जाता। यहां तो कम से कम लोगों की जेब तक पैसा नहीं गया, टेंडर कैंसिल हो गया। और शायद यही कारण था कि लीकर पॉलिसी को इतनी जल्दी लाना पड़ा, क्योंकि शायद बस कॉन्ट्रैक्टर से या जो ठेकेदार जिसको काम मिलता उससे शायद उगाई नहीं हुई और इलेक्शन सिर पे थे। तो सर अगर एक जगह से रास्ता बंद होता है तो दूसरा खोलना पड़ता है, और जब पूरी दिल्ली में कोविड के कारण क्राइसिस था, दिल्ली सरकार लीकर एक्साइज पॉलिसी में बिजी थी। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं विजेंद्र गुप्ता। इनका कहना है कि जुलाई 2019 में दिल्ली सरकार ने 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद और उनके रख रखाव में 5000 करोड़ का घोटाला किया।
मेंटेनेंस का ठेका भी बस सप्लाई करने वाली कंपनी को दे दिया, जो गलत है। बसों के सड़कों पर उतरते ही मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी लागू हो जाना था, जबकि बसों की 3 साल की गारंटी वारंटी होनी चाहिए। तो उनका कहना ये है कि अगर 3 साल की गारंटी या वारंटी होती है तो मेंटेनेंस का ठेका क्यों दिया गया, इसमें क्या गड़बड़ियां हैं, और इसको टेंडर को फिर कैंसिल क्यों किया गया। और उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जब ये सारी शिकायतें तब के उपराज्यपाल अनिल बैजल के सामने आई तो उन्होंने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, उसकी रिपोर्ट आ गई और समिति ने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट यानी एएमसी में खामियां पाई थी और इसे खत्म करने की सिफारिश की थी। तो सवाल वही है जो आपने उठाया है कि परिवहन मंत्री के अध्यक्षता में अगर ये सारे फैसले हुए तो परिवहन मंत्री को इन्होंने क्यों नहीं हटाया, उनको पनिश क्यों नहीं किया, ये अपने साथियों को क्यों बचाते रहते हैं। सर, साथियों को अगर नहीं बचाएंगे तो खुद के पास तो कोई मंत्रालय नहीं है ना सर। अगर खुद मंत्री होते तो खुद को रिजाइन करना पड़ता। अब आप देखिए कि सारे डिपार्टमेंट्स, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, इनडायरेक्टली फाइनेंस डिपार्टमेंट, सारे जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जहां खर्चा होता है, जहां सरकार स्पेंड करती है, वहां सब जगह घपले पाए जा रहे हैं और सारे खास मंत्रियों के पास है और खुद के पास सीएम साहब ने कोई डिपार्टमेंट नहीं रखा है। अगर उनके पास इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट होता तो आज उनका हाल वही होता जो बाकी मंत्रियों का हो रहा है, जवाब उनको देना पड़ता है। तो इसीलिए अब आप ये समझिए कि केजरीवाल साहब ने अपने पास कोई भी मंत्रालय क्यों नहीं रखा। आज आपको इसकी कहानी समझ में आ गई होगी, क्योंकि उनको पता था कि मुझे हर डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ प्रसाद लेना है और जब मुझे प्रसाद लेना है तो देने वाला तो कोई और होना चाहिए ना, मिलना तो मुझे है, मैं अपने आप को प्रसाद कैसे दे सकता हूं। तो सवाल यह है इस बात का लेके कि आज आपके, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा था सर कि जितने इनके मंत्री हैं सब इनके एहसानों के तले हैं। इनका ना तो कोई इतिहास है, ना इनकी कोई पब्लिक रीच है, ना इनका कोई सोशल वर्क में काम है। ये एक आंदोलन के रूप में जन समूह के समर्थन से सत्ता में आ गए। अब जिसको ये कहा जाता है कि भाई अब बिल्ली के भाग का छीका फूट गया, अब जितना हो सके फायदा उठाओ, क्योंकि अब अगर आप कुर्सी से हट गए तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस पार्टी की कोई आइडियोलॉजी आज तक नहीं है। तो लोग इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है और वो मिल रहा है जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे से, अपनी जेब से कोई नहीं दे रहा है इनमें से। ये सब पेस्ट की तरह, परजीवी की तरह जनता के टैक्स पेयर के पैसे पे चिपके हुए हैं। आपको यह समझना होगा, जिस दिन आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं रही, ये पार्टी 1 साल के अंदर अंदर गायब हो जाएगी सीन से, क्योंकि इसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है और इनका एक ही मंत्र है कि साहब इस देश में रेवड़ियां बांटो और वोट लो, और कोई इसका आधार नहीं है। तो जब आपकी कोई राजनीतिक विचारशैली नहीं है, आपका कोई प्रिंसिपल्स नहीं है और आपको सत्ता में बने रहना है और पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए बहुत खर्चा होता है, तो सर केजरीवाल साहब ने आम आदमी की तरफ से कोई भी ऐसा चंदा इकट्ठा करो अभियान तो नहीं चलाया। जैसे ये पहले कहते थे 10-10 रुपए हर आदमी दे, हमको पार्टी चलानी है। आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल में वो 10 रुपए वाला कैंपेन खत्म हो गया। इनको लगा कि यार कहां हम कटोरा लेके गली गली घूमेंगे, 5-7-10 बड़ी मछलियां पकड़ो, अपना काम हो जाएगा। एक स्टेट को जीतने के लिए 500 करोड़ चाहिए, आप इलेक्शन से पहले 500-500 करोड़ का इंतजाम करते रहिए और उस हिसाब से हर समय आप देखेंगे कि टेंडर जो आ रहे हैं और उसके साथ जो बाकी विधानसभा के चुनाव हैं, आप उसमें कोरिलेशन देख सकते हैं।
और शुरू में जो पैसा चाहिए था वो इन्होंने, जो इनको मिला था, उन सबको राज्यसभा मिल गई। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत सोची समझी रणनीति है। अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होंगे, चीजें सामने आएंगी, और ये बात सही है कि इनको अपने लोगों को बचाना ही होगा। अगर ये नहीं बचाएंगे, कल को मान लीजिए कि मनीष सिसोदिया पोल खोल देते हैं, या सत्येंद्र जैन कुछ भी बोलते हैं, या गहलोत साहब कुछ भी बोलते हैं, तो सर ये जाएंगे कहां? इनके पिलर्स तो यही हैं, इनके हाथ में तो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। टेक्निकली तो इनको कोई भी सेक्रेटरी रिपोर्ट नहीं करता होगा डे टू डे, अनलेस ये बुलाते होंगे। जैसे इन्होंने पंजाब के अधिकारियों को दिल्ली बुला के क्लास लेना शुरू कर दिया था, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनने की इन्होंने कोशिश की थी, वो इसीलिए मैं जो कहता हूं वो करो। लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को इस बात में समझ आ जानी चाहिए कि जो देश का कानून है, जो देश के नियम हैं, आप अगर उसके हिसाब से चले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने पॉलिटिकल प्रेशर में आके गलत काम किए, तो जो दिल्ली में हो रहा है वो पंजाब में मतलब रीटेक होगा आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में। एक ये जो दलील इनकी तरफ से दी जाती है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है, 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वही चेहरा होंगे, और उनकी लोकप्रियता को कमतर करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए तमाम तरह के ये उपाय किए जा रहे हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। गुजरात में जाते हैं, हिमाचल में जाते हैं तो कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब की तरह मैं यहाँ भी सब कुछ फ्री देना चाहता हूँ, और इसमें अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। सवाल ये है विजय जी कि पंजाब में जितने इन्होंने वायदे किए थे क्या पूरे हुए? या दिल्ली में भी बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? महिलाओं को 1000 रुपया हर महीने दिया क्या? पंजाब में तो सुनते हैं कि समय पर तनख्वाहें तक नहीं मिल रही हैं लोगों को। तो ये इनका जो कहना चाहिए झूठ कब तक चलेगा? चलेगा भी या दम तोड़ेगा? सर, दुनिया में ना सच्चाई छुपती नहीं है, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आप इनका अगला बजट आने दीजिए, आपके सामने सारी पोल खुल जाएगी। क्योंकि अभी तो ये पता नहीं लग रहा है कि कहां से पैसा आ रहा है और कहां जा रहा है। इन्होंने कहा कि साहब हमने फ्री बिजली दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, हमने इसको ये कर दिया, सारे वादे पूरे हो गए, वगैरह वगैरह। सर, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस लंच, इन दिस वर्ल्ड। कोई फ्री लंच नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना। आप अगर बिजली फ्री देना चाहते हैं, दीजिए। बिजली घर को तो पैसा देना ही पड़ेगा आपको। अगर आप पैसा नहीं देंगे, वो बिजली काट देंगे। तो चाहे सरकार दे, चाहे किसान दे, चाहे आम आदमी दे, किसी को तो बिल देना है। अगर आपने टीचर्स को तनख्वाहें नहीं दी, स्टाफ को तनख्वाहें नहीं दी, हो सकता है 15 दिन 20 दिन लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आप ये उम्मीद करेंगे कि वो 5 साल चुप बैठे रहेंगे? सर, लोग सड़कों पे आएंगे। तो अभी इनको ये बात समझ में आएगी। देखिए, कभी कभी क्या होता है, शुरू में यूफोरिया होता है, आदमी कहता है चलो एडजस्ट हो जाएगा, संभाल लेते हैं, देख लेते हैं, कर लेते हैं। कब तक? सवाल ये है। तो आप आने वाले समय में देखिएगा कि जैसे जैसे वक्त निकलेगा, वैसे वैसे इनको हार्श रियलिटी ऑफ गवर्नेंस समझ में आएगा। मैं पहले कह रहा था कि सर, दिल्ली की तो इनके हाथ में एक लॉटरी लग गई थी, मजबूरी थी। केंद्र सरकार को दिल्ली को मेंटेन करना मजबूरी थी। 2 कारण थे। पहला, एक तो देश की राजधानी है, उसमें सारा लैंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सारा खर्चा केंद्र सरकार, लॉ एंड ऑर्डर का सारा खर्चा केंद्र सरकार। दिल्ली सरकार को कुछ नहीं करना। दिल्ली सरकार को सिर्फ स्कूल चलाने थे, हॉस्पिटल चलाने थे, बसें चलानी थी, और तीनों में ही घपले कर गए। बाकी तो इनको कुछ करना ही नहीं था। अब सवाल ये आता है कि जब पंजाब में तो इनको सब कुछ करना है, लॉ एंड ऑर्डर भी इनके पास है, ट्रांसपोर्ट भी इनके पास है, बिजली पानी भी इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, और किसानों को एमएसपी भी इन्हीं को देना है, मंडियां भी इन्हीं को चलानी है। तो आप देखेंगे आने वाले समय में पंजाब की जनता के सामने जो हकीकत आएगी, और अगर ये उसको मैनेज नहीं कर पाए, तो इनका गवर्नेंस मॉडल समझ में आएगा।
और ऐसा नहीं होगा पंजाब के अंदर भी कि जिन लोगों ने आज तक कांग्रेस के टाइम पे अपने अपने जिसे कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप किए थे, वो अचानक आम आदमी पार्टी आने के बाद सडनली ईमानदार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। तो कहने का मेरा मतलब यह है सर कि सच्चाई सामने आएगी। अगला जो बजट आएगा फरवरी में, 6 महीने की बात और है सर। जब इनकी हालत ये हो जाएगी कि इनको समझ में नहीं आएगा कि तनख्वाहें कहां से आनी है, रेवेन्यू कहां से आएगा, बाकी खर्चे कहां से आएंगे, क्योंकि वो तो ऑडिटेबल है ना। आप कुछ भी लिख के फर्जीवाड़ा तो कर नहीं सकते अकाउंट्स में। अगर आपने लिख दिया कि हमने 50,000 करोड़ की एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करी और सीएजी ने ऑडिट किया और पता लगा वो आंकड़ा गलत था, तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही आ जाएगा कि क्या 50,000 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी खा गई। तो सवाल ये है कि हकीकत हमारे सामने आएगी और जल्दी ही आएगी। अनफॉर्चुनेटली इनको इस बात को समझना पड़ेगा कि देखिए ये देश चलाना मजाक नहीं है। और आपके जितने मित्र मंडलियों को आपने अपने साथ रखा हुआ है, केजरीवाल साहब के आपके आसपास कितने लोग दिखते हैं, आप ईमानदारी से देखिए, 10 आदमी होंगे। आप कह सकते हो कि एक क्लोज नेट ग्रुप है 10-20 लोगों का, इसके अलावा आपको इनको कहां आदमी दिख रहे हैं? भगवंत मान जी ने कितनी बार इनके सपोर्ट में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, या इनके गुजरात के जो नेता हैं उन्होंने कितनी बार आके केजरीवाल के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? आप बताइए मुझे। इन्होंने हिमाचल में चुनाव लड़ा, गोवा में चुनाव लड़ा, यूपी में चुनाव लड़ा, अब ये इधर अपना उत्तरांचल में चुनाव लड़ा। इनके पास वहां पार्टियां थी। आज केजरीवाल साहब और दिल्ली सरकार के ऊपर संकट है, आपको वहां से कहीं से किसी का कोई स्टेटमेंट दिख रहा है? वो कुनबा इकट्ठा हुआ था चुनाव के लिए, अब चुनाव में हार गए, सब अपने अपने घर चले गए। वहां आम आदमी पार्टी की क्या कार्रवाई हो रही है? तो ये सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि सब बरसात में जैसे वो कुकुर मुत्ते उठ जाते हैं या बरसाती मेंढक इकट्ठे हो जाते हैं, ये वो कार्रवाई हो रही है। चुनाव हुआ, आपने सब लोगों को इकट्ठा किया, किसी को टिकट दे दी, उन लोगों को टिकट दे दी जो आपको या तो फंड दे सकते थे या आपके लिए वोट बैंक का काम कर सकते थे, ताकि किसी तरह से सत्ता मिल जाए। अगर आपको ना वोट बैंक मिला, ना मनी बैंक मिला और आप सत्ता हार गए, तो सर मैंने तो नहीं देखा कि हारने के बाद आम आदमी पार्टी ने एक भी कोई मीटिंग करी हो यूपी में या उत्तराखंड में या गोवा में। कहीं से कोई स्टेटमेंट तो आया नहीं, और ना ही वो लोग केजरीवाल साहब के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो ये साफ क्लियर बताता है कि ये 10 लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें से 6 मंत्री हैं और 10 उनके साथ हैं जो इनके खास राजदार हैं। तो ये पूरा गेम प्लान इसी पे चल रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है। और मजे की बात आप देखेंगे, इनके राज्यसभा एमपीज भी इनके समर्थन में नहीं बोल रहे हैं। आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आपके राज्यसभा के एमपीज ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है कि भाई आप हमारी सरकार के खिलाफ ऐसी क्यों कार्रवाई कर रहे हैं। एक नहीं बोल रहा है उसमें से, अदर देन संजय सिंह, क्योंकि उनको पता है कि उनका पूरा का पूरा जो जनाधार है वो सिर्फ केजरीवाल है। अगर केजरीवाल को नाराज कर दिया तो उनकी राजनीति और सब कुछ आज ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जितने नॉन ग्रुप के लोग हैं, चाहे वो पंजाब से राज्यसभा में आए हो या दिल्ली से राज्यसभा में गए हो, एक भी एमपी इनके समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है। और अब तो हालत ये है कि एलजी साहब ने चीफ सेक्रेटरी को एक और मामला भेजा है। भिवानी में इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से 3 प्लॉट बेचे और उन 3 प्लॉट में स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की गई। कुल मिलाकर के मार्केट रेट के हिसाब से वो 4.5 करोड़ के प्लॉट हैं, जो केवल 72,72,000 रुपए के दिखा करके स्टाम्प चोरी भी की गई और दूसरा इनकम टैक्स भी जो है इन्होंने बचाया। तो अभी तक तो हम और आप यही कह रहे थे प्रोग्राम में कि इन्होंने मंत्रालय इसलिए नहीं लिए ताकि इनकी गर्दन ना फंसे, लेकिन वहां तो इनकी गर्दन फंसती हुई दिखाई दे रही है सीधे तौर पर। सर वो भी तो पत्नी के नाम पे है ना, वहां भी तो खुद नहीं है। आप मजे की बात देखिए ना सर,
वहां भी खुद नहीं है, वहां भी बीवी को आगे रखा है। तो कहने तो आप इस देखिए इस शतरंज को समझिए, और जिसको इनको बचाना है उसको सामने नहीं आने दे रहे। इनको किसको बचाना है? राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा का एक स्टेटमेंट, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आती है। तो आप इनको, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को समझना होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। इतनी भी क्या मजबूरी है कि साहब आपको, अगर आम आदमी पार्टी में रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ लॉलीपॉप मिलते रहेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन 5 साल के आगे तो कुछ नहीं है ना। जिंदगी में बहुतों को बहुत कुछ मिला। आज देखिए चौधरी देवीलाल साहब के परिवार का क्या हाल है, या लालू जी के परिवार का क्या हाल है, या जिन लोगों ने गलत काम किए उनका क्या हाल है। अल्टीमेटली इस दुनिया में अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप पूरी दुनिया में एडवर्टाइजमेंट कर करके आप जनता की नजरों में रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। और जहां आपने ये कहा कि साहब ये इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, आपका पिछली बार सवाल था, तो जी क्या जी सर जी। शरद पवार से ज्यादा पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल है? क्या ये ममता दीदी से ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल है? क्या ये चंद्रबाबू नायडू से ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल है? क्या ये स्टैलिन से ज्यादा पावरफुल और पॉपुलर है? ये किनसे है? किससे अपने आप को कह रहे हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई? किससे? एक लिस्ट तो बनाइए। अगर आपको लगता है कि यू आर नंबर 2 नेक्स्ट टू मोदी साहब, तो राहुल गांधी से पूछ लीजिए, पवार साहब से पूछ लीजिए, जितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं अदर देन दिल्ली का मुख्यमंत्री, आप उनसे पूछ लीजिए कि पॉपुलैरिटी में कौन लीडर आ गए। अगर आप इतने पॉपुलर होते तो इतनी जमानतें जब्त नहीं होनी चाहिए थी ना सर। आपकी सारी पिछले 4 महीने पहले जो चुनाव हुए सब जगह जमानतें जब्त हुई हैं। आप अचानक 4 महीने में दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर बन गए। तो कभी ना कभी सर इंसान को हकीकत पहचानना चाहिए। और अच्छी बात है, अगर इनको यही गलतफहमी है, जिसको कहते हैं ना असल की चने के झाड़ पे चढ़ाना, अगर इनके ही लोग केजरीवाल साहब को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं, तो सर फिर भगवान ही मालिक है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सरदाना साहब, आप जुड़े, ओसीएन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण आपने विचार रखे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार जय सर। भारत। वंदे मातरम। वंदे।